हेलो और नमस्कार। आप देख रहे हैं सम्राट लीगल एसोसिएट्स। मैं हूं वीके कुशवाहा, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हरदोई। आज भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 के संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे। अध्याय 5 से संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो ऑल इंडिया बार एग्जाम हो, यूपी एपीओ, यूपी पीसीएसए या किसी भी स्टेट का जुडिशरी एग्जाम हो या लॉ से रिलेटेड एग्जाम हो, लगभग सभी में भारतीय न्याय संहिता 2023 से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। और अगर बात वकालत के पेशे की हो तो शायद ही क्रिमिनल की वकालत में इस चैप्टर से अछूता रह पाया जाए, क्योंकि ज्यादातर मामलों में अध्याय 5 से संबंधित कोई न कोई अपराध जरूर जुड़ा होता है। पूर्व अधिनियम में, यानी कि भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड प्रवर्तन में था, जिसके बाद ये भारतीय न्याय संहिता 2023 को भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया। तब से 1 जुलाई 2024 से ये लागू है। महिलाओं और बालकों के संबंध में अपराधों को एक संहिताबद्ध करने के उद्देश्य से इसे संपूर्ण जो है महिलाओं और बालकों से संबंधित अपराध हैं, इनको अध्याय 5 के अंतर्गत शामिल किया गया। आइए शुरुआत करते हैं सेक्शन 23 से। सेक्शन 23 रेप के संबंध में बात करता है, बलात्संग के संबंध में। बलात्संग किसे कहा जाएगा, इसकी डेफिनेशंस जो है क्या होगी, इसके संबंध में धारा 63 प्रावधान करती है। प्रावधान किया गया है धारा 63 में, यानी कि कोई भी पुरुष बलात्संग के लिए अपराध होने के लिए पुरुष का होना आवश्यक है। बगैर पुरुष के कोई भी बलात्संग का अपराध कारित नहीं होगा। इसमें का, खा, गा, घा, यानी ABCD 4 जो है स्टेप दिए गए हैं, इनको जो है बलात्संग माना जाएगा। ये कहा गया है। पहला है कि किसी महिला की योनि, उसके मुंह, मूत्रमार्ग, गुदा, यानी कि योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपने लिंग का किसी भी सीमा तक प्रवेशन करता है या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है, रेप माना जाएगा। खा में बताया गया है किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा में ऐसी कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट या शरीर का कोई भाग जो लिंग न हो किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है, उसे भी बलात्संग माना जाएगा। उसके बाद सी में जो दिया है, ग में, किसी महिला के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करता है, मतलब हाथ से पकड़ता है,
जिससे उस महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके, या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है। इसके बाद घा यानी कि डी, किसी महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है, उससे या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है। ये 4 चीजें जो हैं, 4 कंडीशंस हैं, इनको जो है रेप की श्रेणी, अगर इनसे संबंधित ऐसा कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ करता है या कराता है या किसी अन्य पुरुष के साथ ऐसा कराता है, तो वो रेप की कंडीशन मानी जाएगी। ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति के द्वारा महिला का बलात्कार किया गया है। इसके बाद तो उसके बारे में ये कहा जाएगा कि उसने बलात्कार किया है, यानी कि रेप किया है। सिर्फ इतनी कंडीशंस हैं कि या तो किसी भी सीमा तक लिंग का प्रवेश करे, या शरीर का कोई भी भाग जो लिंग ना हो उसे अनुप्रविष्ट करे, या उसके जो योनि, मूत्रमार्ग, गुदा शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित करने के लिए हस्त साधन करे, स्वयं के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराए, या मुंह लगाए, स्वयं अपने से या उससे लगवाए या किसी अन्य व्यक्ति से। ऐसा अगर करता है तो बलात्संग माना जाएगा। यहाँ ऐसा निम्नलिखित 7 भांति की परिस्थितियों में से किसी में किया जाता है। ये बलात्संग माना जाएगा कब? जब 7 कंडीशंस जो नीचे दी गई हैं, ये पूरी 7 कंडीशंस में से किसी एक कंडीशंस में भी अगर ऐसा होता है तो इसे बलात्संग माना जाएगा, यानी कि रेप माना जाएगा। कब? जो उपरोक्त में 4 में से कोई भी एक बात महिला की इच्छा के विरुद्ध की गई हो, महिला की इच्छा के विरुद्ध की गई हो, उस महिला की सम्मति के बिना, यानी कि उसकी कंसेंट के बिना ये किया गया हो, उस महिला की सम्मति से जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहत्या, अगर सम्मति ली गई है वो मृत्यु या उपहत्या यानी कि चोट पहुंचाने का भय डालकर प्राप्त की गई है, या उस महिला की सम्मति से जब वो पुरुष ये जानता है कि उस महिला का वह पति नहीं है और उस महिला ने इस कारण सम्मति दी है कि वह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधि पूर्वक विवाहित है, यानी कि आप उसको ये सम्मति दे देते हैं, ये जो है विश्वास करा देते हैं कि वह उसका विवाहित पति है, और उस विवाहित होने का विश्वास करके वो अगर सम्मति देती है और तब ये अपराध अगर कारित होता है तो उसे भी रेप माना जाएगा। या अगर वो सम्मति देती है और सम्मति देते समय अगर वो चित्त विकृत यानी पागल है या नशे के कारण उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संवेदन शून्य करने वाला या अस्वास्थ्यकर, या तो कोई ऐसा पदार्थ उसको दे दिया गया जिससे संवेदना शून्य हो जाती है, या कोई अस्वास्थ्यकर पदार्थ उसको दिया गया जिसके कारण वो जो कह रही है या जो सम्मति दे रही है उसके परिणामों, प्रकृति और परिणामों को समझ नहीं पाती है। इसके बाद छठे में जो है अगर वो सम्मति देती है, सम्मति से अगर उस महिला की सम्मति से या उसकी सम्मति के बिना अगर वो 18 साल से कम की है तो अगर वो सम्मति दे भी दे तब भी अगर कोई उसकी सम्मति को जो है नहीं माना जाएगा क्योंकि वो नाबालिग है। और 7 जो है अगर वो सम्मति देने में असमर्थ है। इन 7 कंडीशंस में अगर उपरोक्त जो 4 तरह से अगर कोई भी अपराध करता है तो उसे रेप माना जाएगा। और स्पष्टीकरण जो दिया है इसमें बताया गया है
इस धारा के प्रयोजन के लिए यौनिक के तहत बृहद भगोष्ठ भी है। स्पष्टीकरण दो। सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सम्मति का मतलब एक जो अगर होनी चाहिए कंसेंट तो वो स्वैच्छिक होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। जब महिला शब्दों, संकेतों अथवा मौखिक या अमौखिक किसी प्रकार की संसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है, उसे जो है सम्मति माना जाएगा। लेकिन इस बात को सम्मति नहीं माना जाएगा कि अगर कोई महिला जो है वो प्रवेशन के कृत्य का, रेप हो रहा है उसके प्रवेशन के कृत्य का अगर भौतिक रूप से विरोध नहीं करती है, मात्र इसलिए ये नहीं माना जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलाप के लिए सहमति दी है। और रेप किसे नहीं माना जाएगा? अगर कोई चिकित्सीय प्रक्रिया के अंतर्गत कोई प्रवेशन कारित होता है तो उसे बलात्संग नहीं माना जाएगा। और अगर कोई पुरुष है अपनी पत्नी के साथ लैंगिक कृत्य, मैथुन या लैंगिक कृत्य नहीं है करता है तो उसे नहीं माना जाएगा। अगर पत्नी 18 वर्ष से अधिक आयु की हो, यानी 18 वर्ष से अगर कम आयु की है तो उसे भी इस अपराध के तहत माना जा सकता है। इसके बाद ये परिभाषा है धारा 63 में कि बलात्कार का अपराध कब घटित होगा। इसके संबंध में अगर 18 वर्ष से कम आयु की महिला है, भले ही उसने सहमति दे दी हो, लेकिन उसकी सहमति नहीं माना जाएगा और वो रेप की श्रेणी में आएगा। धारा 64 जो है बलात्संग रेप के दंड के बारे में प्रावधान करती है। कहती है कि जो कोई बलात्संग करेगा धारा 2 को छोड़कर वो कम से कम जो है 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास, 10 वर्ष से कम की नहीं होगी और आजीवन तक हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी होते हुए पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर अगर ऐसा काम बलात्कार करता है या थाने के परिसर में करता है या पुलिस अधिकारी की कस्टडी में कोई महिला है उस तब होता है, या कोई पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक सर्वेंट के नाते उसकी अभिरक्षा में कोई महिला है तब बलात्कार अगर करता है, या केंद्रीय या राज्य सरकार के किसी अभिनियोजित सशस्त्र बल का सदस्य होते हुए उस क्षेत्र में जहां उसे ड्यूटी पर तैनात किया गया है वहां ये काम करता है, बलात्कार करता है, या किसी विधि द्वारा या अधीन स्थापित किसी कारागार है या प्रतिप्रेषण गृह है जिसे नारी संरक्षण केंद्र भी कहा जाता है, या महिलाओं शिशुओं से संबंध संस्था के प्रबंधन तंत्र का कोई कर्मचारी है या कोई अस्पताल के प्रबंधन तंत्र का या कर्मचारी है कोई, वो बलात्संग करता है, या कोई मानसिक शारीरिक असमर्थता से ग्रसित महिला के साथ कोई बलात्कार करता है, तो जो है इस तरह की से अगर जो कोई होगा वो कम, उसको जो है सजा जो होगी वो 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक होगी। और आजीवन कारावास होगा, आजीवन कारावास का मतलब होगा कि उसकी जो है डेथ जेल में ही हो, यानी कि उसको तब तक जेल में रखा जाएगा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, और इसके अलावा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसके बाद सेक्शन 65 है। सेक्शन 65 अगर इससे संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है, अगर सेक्शन 65 से संबंधित अपराध है तो उसमें पॉक्सो
की धाराएं जरूर लगी होंगी। पॉक्सो पॉक्सो से संबंधित धाराएं जरूर लगी होंगी, पॉक्सो एक्ट से संबंधित, और वो 5/6 की होंगी धाराएं जो अगर रेप से संबंधित हैं तो 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत आएंगी। क्यों? सेक्शन 65 कहता है कि अगर कोई 16 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्कार करता है तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी और आजीवन कारावास का मतलब ये होगा कि शेष प्राकृत जीवन के लिए जो है काल के लिए कारावास होगा और जुर्माना से भी दंडनीय होगा। ऐसा जुर्माना जो है पीड़िता के चिकित्सीय व्ययों को पूरा करने और उसके पुनर्वास के लिए जो न्यायोचित हो, उचित और न्याय संगत सब सेक्शन 2 में जो है ये बात की गई है कि सब सेक्शन 1 में जो है 16 वर्ष है और इसमें सब सेक्शन 2 में जो है अगर 12 वर्ष 65 के सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि अगर 12 वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ बलात्कार करता है वो कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल का कारावास अभिप्रेत है और जुर्माने से या फिर मृत्यु दंड से भी दंडित किया जा सकेगा। के बाद सेक्शन 66 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीड़िता की मृत्यु या सतत विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड जो कोई धारा 64 की उपधारा 1 या 2 के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है और ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुंचाता है जिससे उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती है या जिसके कारण उस महिला की दशा सतत विकृतशील मतलब लगातार जो है खराब होती चली जाती है तो वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी और आजीवन कारावास जो है शेष जीवन तक के लिए होगा और या जो है मृत्यु दंड से भी दंडित किया जाएगा। सतत पीड़िता की मृत्यु या सतत विकृतशील दशा अगर इस अपराध के होने के बाद उससे कोई इंजरी हुई है और उस इंजरी के कारण या तो पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या उसकी जो है शारीरिक रूप से लगातार जो है विकृतशील हो जाती है यानी कि उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता है ऐसे व्यक्ति को जो है 20 वर्ष तक के कारावास 20 वर्ष से कम नहीं होगा और आजीवन तक हो सकता है और आजीवन का मतलब हुआ कि उसका शेष जो है जीवन है वो जेल में बीते। इसके अलावा जुर्माना या फिर मृत्यु दंड से भी दंडित किया जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 67। यह पृथक्करण के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन पृथक्करण यानी कि जुडिशियल सेपरेशन जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत अगर पति और पत्नी के बीच न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित कर दी गई और उस दौरान पति अगर अपनी पत्नी के साथ उसकी सम्मति के बिना कंडीशन है यहाँ पति जो है कोई पति अपनी पत्नी के साथ उसकी सम्मति के बिना अगर कंसेंट से करता है तो कोई बात नहीं सम्मति के बिना मैथुन करेगा यानी संभोग करेगा जो पृथक्करण की डिक्री के अधीन या अन्यथा उससे अलग रह रही है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से
जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी और 7 वर्ष तक की हो सकेगी। इसके अलावा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और स्पष्टीकरण ये दिया गया है कि मैथुन का वो अर्थ लगाया जाएगा जो धारा 63 में जो है बलात्कार से संबंधित है। का से खा यानी कि जो 4 कंडीशन बताई गई हैं रेप की, उससे संबंधित है। उसके बाद आता है सेक्शन 68, प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन, यानी कि कोई अथॉरिटी है, अथॉरिटी में जो है प्राधिकार में कोई व्यक्ति है, उस दौरान उन वैश्वासिक संबंधों को रहते हुए कोई लोक सेवक है या विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी कारागार में है, प्रतिप्रेषण गृह में है या अभिरक्षा में है या अन्य स्थान का महिलाओं या शिशुओं की किसी संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक है या अस्पताल से संबंधित है, उस अस्पताल का कोई कर्मचारी है, ऐसी किसी महिला को जो उसकी अभिरक्षा में है, अपने साथ मैथुन करने हेतु जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, उत्प्रेरित या विलुप्त करने के लिए ऐसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध का दुरुपयोग करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी और 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी कि वैश्वासिक संबंध, ऐसा कोई व्यक्ति जो वैश्वासिक संबंधों के अंतर्गत आता है, चाहे वो अस्पताल के प्रबंधन का कोई व्यक्ति हो, कोई पब्लिक सर्वेंट हो या कोई विधि द्वारा स्थापित किसी कारागार, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य कोई स्थान जिसमें महिलाओं या शिशुओं से संबंधित किसी संस्था का कोई व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति अगर वैश्वासिक संबंधों का दुरुपयोग करता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है कम से कम न्यूनतम 5 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, ये जो 10 वर्ष तक की हो सकती है। इसके अलावा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस धारा में भी मैथुन का वही अर्थ होगा जो धारा 63 में जो है बताया गया है। स्पष्टीकरण 1 भी लागू होगा। इसके बाद सेक्शन 69 इससे संबंधित जो है अपराध समाज में जो है वर्तमान समय में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब ये है जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर, इस तरह से जो है इससे संबंधित बहुत मैटर्स आते हैं। किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना उसके साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन बलात्संग की कोटि में नहीं आता है। ऐसे मैथुन को, ऐसे संभोग को जो है बलात्संग नहीं माना जाता है। तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिस ऐसी अवधि के कारावास से जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को यह वचन देता है कि वह उसके साथ शादी करेगा और इस आशय से कि वो उस वचन को पूरा नहीं करेगा और उसके साथ मैथुन करता है, संभोग करता है, तो ऐसा मैथुन जो है बलात्कार की कोटि में नहीं आएगा। अगर नहीं आता है तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, यानी कि साधारण कारावास या कठोर कारावास, जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। स्पष्टीकरण ये बताता है प्रवंचनापूर्ण साधन में नियोजन या प्रोन्नति या पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए उत्प्रेरणा या मिथ्या वचन देना भी शामिल है। यानी कि कहीं नियोजन है, ये बताते हैं कि हमारी कहीं नौकरी लगी है या प्रमोशन हो गया है
या अपनी पहचान छिपा करके विवाह करने के लिए कोई उत्प्रेरणा वगैरह या मिथ्या झूठा उसको जो है वचन दिया है, तो ये सब प्रवंचनापूर्ण साधनों के अंतर्गत माने जाएंगे। इसके बाद आता है सेक्शन 70 जो पूर्व आईपीसी में 376D था, गैंग रेप। यहाँ किसी महिला से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित कर के सामान्य आशय या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्कार किया जाता है। वहाँ उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्कार का अपराध किया है और वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास या आजीवन कारावास से जिससे व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति एक समूह के रूप में सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए कोई बलात्कार कारित करेगा, एक या अधिक व्यक्तियों के द्वारा कारित किया जाएगा, तो उसमें न्यूनतम सजा जो है 20 वर्ष से कम की नहीं होगी और वो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। आजीवन कारावास का मतलब होगा कि उसका शेष जीवन जो है वो जेल में ही बीतेगा। इसके अलावा जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और अगर जहां 18 वर्ष से अगर ये रेप जो है गैंग रेप 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ किया जाता है, अगर 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ किया जाता है तो वो आजीवन कारावास से जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल, मतलब आजीवन कारावास जो है शेष प्राकृत जीवन काल तक होगा और जुर्माने से भी या इसके अलावा मृत्यु दंड से भी दंडित किया जा सकेगा। इसके बाद है सेक्शन 71। सेक्शन 71 है पुनरावृत्ति अपराधियों के लिए दंड। मतलब अगर ऐसे अपराधियों के लिए दंड जो बलात्कार के अपराध की पुनरावृत्ति करते हैं, यानी कि पूर्व में भी उनके ऊपर उनके द्वारा अपराध कारित किया जा चुका है, जिसका विचारण या जिसमें दोष सिद्धि हो चुकी है। जो कोई धारा 64, 65, 66 या 70 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दोष सिद्ध किया गया है और तत्पश्चात उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाता है, तो वह आजीवन कारावास से लाइफ इम्प्रिजनमेंट उस व्यक्ति जिस आजीवन कारावास होगा शेष प्राकृत जीवन के लिए या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। कब? अगर ऐसा व्यक्ति जो है धारा 64, 65, 66 और 70 से संबंधित अपराधों के विषय में जो है पूर्व में दोष सिद्ध किया जा चुका है और उसके पश्चात पुनः उस अपराध के लिए अगर सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो वो आजीवन कारावास का मतलब होगा कि उसका शेष प्राकृत जीवन काल तक के लिए उसे कारावास की सजा और जुर्माना या मृत्यु दंड से भी दंडनीय होगा। अगला सेक्शन है 72। कतिपय अपराधों आदि के लिए पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण, यानी कि कोई व्यक्ति किसी नाम या अन्य बात को जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान हो सकती है जिसके विरुद्ध धारा 64, धारा 65, धारा 66, 67, 68, 69 और 70 व 71 के अधीन किसी अपराध का किया जाना अभिकथित है या किया गया है, मुद्रित या प्रकाशित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी।
यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है पीड़ित व्यक्ति की पहचान को उजागर करता है, यानी कि उसके संबंध में कोई मुद्रित कोई चीज करता है या कोई प्रकाशित करता है, तो वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 1 किसी बात का विस्तार किसी ऐसे नाम या अन्य बात के मुद्रण या प्रकाशन पर है यदि उससे पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो सकती है। मुद्रण या प्रकाशन का मतलब यह है कि उस पीड़ित जिससे पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो, उसका हुलिया वगैरह मालूम हो सके, यानी जिससे उसको अगर पहचान होती है तो उसे समाज में रहने में परेशानी होती है। अगर ऐसा लेकिन छूट दी गई है उनको, अगर ऐसा मुद्रण पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या ऐसे अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी यानी कि आईओ जो ऐसे अन्वेषण के प्रयोजन के लिए सद्भावना पूर्वक फेथफुल्ली जो है कोई वर्क कर रहा है या उसके कोई लिखित आदेश में अगर ऐसा किया गया है तो अपराध नहीं माना जाएगा। या पीड़ित द्वारा लिखित रूप में उसे प्राधिकार दिया गया ऐसा करने के लिए मुद्रण या प्रकाशन के लिए, या जहां पीड़ित व्यक्ति की अगर मृत्यु हो चुकी हो या वो शिशु बालक हो या पागल हो, अगर ऐसा है तो उसके जो निकट संबंधी हैं उनकी लिखित प्राधिकार में अगर ऐसा किया जाता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। के बाद धारा 73 जो है कोई बात जो कोई धारा 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध की बाबत किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्रवाई के संबंध में, अगर इसके संबंध में माननीय न्यायालय में कोई ट्रायल चल रहा है, उसके संबंध में किसी कार्रवाई के संबंध में कोई जो है न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना कोई मुद्रण या प्रकाशन करता है तो वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष अगर 2 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर कोई उक्त अपराधों के संबंध में जो है किसी न्यायालय में कोई ट्रायल चल रहा है, अगर उसमें कोई व्यक्ति उनका प्रकाशन करता है तो वो भी 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ऐसा तब होगा जब वो न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसा मुद्रण या प्रकाशन करे। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के मुद्रण और प्रकाशन को छूट दी गई है। उसके बाद आता है सेक्शन 74 यानी महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में। सेक्शन 74 जो कोई किसी महिला की लज्जा भंग करने की आशय से ये जानते हुए संभव जानते हुए कि उसके द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा यानी उसका अपमान करेगा, उस महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो वह दोनों में से किसी बात के कारावास से दंडित किया जाएगा। इसकी अवधि जो है 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, यानी कि अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी और 5 वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने से विदाई होगा। अगर कोई किसी महिला का अपमान लज्जा भंग करने के आशय से जो है कोई ऐसा कार्य करता है तो न्यूनतम 1 वर्ष तक के कारावास या जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लज्जा भंग का मतलब है कि वो ऐसा कार्य करता है जिससे उस महिला की लोक लज्जा है से उसका घूंघट हटाना, जानबूझकर उसकी लज्जा भंग करने के आशय से अगर उसका घूंघट उठाता है तो वो इस धारा के तहत दंडनीय होगा। इसके बाद सेक्शन 75 धारा 75 कोई पुरुष निम्नलिखित कृत्यों में से कोई कृत्य जैसे शारीरिक स्पर्श करता है और अग्रक्रियाएं के अलावा और कोई काम करता है जिसमें अवांछनीय और स्पष्ट लैंगिक संबंध बनाने का प्रस्ताव हो। इसमें अवांछनीय मतलब
स्पष्ट तौर पर ये उद्देश्य हो कि लैंगिक संभोग बनाने का प्रस्ताव अंतर्वलित हो, लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध हो, या लैंगिक संबंध बनाने के लिए कोई अनुरोध हो, या महिला की इच्छा के विरुद्ध कोई अश्लील साहित्य दिखाता है, लैंगिक आभासी टिप्पणियां कोई करता है, तो उसे माना जाएगा कि उसने लैंगिक उत्पीड़न का अपराध किया है। पूर्व में धारा 354 से संबंधित जो अपराध थे आईपीसी में, धारा 354 से संबंधित अपराध आईपीसी में जो थे वो अब धारा 74-75 से हैं। अगर कोई ऐसा करता है, जो कोई पुरुष धारा एक के खंड 1, 2, 3 में विनिर्दिष्ट अपराध करता है, वो कठिन कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर जो कोई खंड 1 के 4 उपखंड 4 के अधीन कोई अपराध करता है तो वह 1 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। 4 का मतलब है कोई आभासी टिप्पणियां करता है, यानी कि किसी को सुना करके कोई लैंगिक आभासी टिप्पणियां उसके संबंध में करता है तो उसे 1 वर्ष तक की सजा होगी। और जो 1 से 3 तक से संबंधित कोई अपराध करता है वो 3 वर्ष तक की सजा और या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 76 है, कोई किसी महिला को विवस्त्र यानी कि उसके वस्त्र उतारने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करता है या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करता है या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी और 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जाएगा। के बाद सेक्शन 77, जो कोई किसी निजी कार्य में लगी हुई महिला को कोई जो है सेक्शन 77 जो बताता है दृश्य रतिका के संबंध में जो है अपराध के संबंध में बात करता है। दृश्य रतिका मतलब देखने से भी अपराध हो सकता है। जो कोई निजी कार्य में लगी हुई किसी महिला को उन परिस्थितियों में जिनमें वह प्रायः ये प्रत्याशा करती है, मतलब ये समझती है कि उसे देखा नहीं जा सकता, यानी कि प्राइवेट कृत्य में लगी हुई है, जो कोई उसे एकटक देखेगा या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचेगा या उसका कोई फोटो खींचता है, उस फोटो को प्रसारित करता है, तो वो प्रथम दोषित पर अगर प्रथम दोष सिद्धि उसकी है तो वो किसी भांति के कारावास से जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा और 3 वर्ष तक का हो सकता है। अगर उसका ये सेकंड अपराध है, यानी कि उसके बाद का अगर अपराध है तो वह न्यूनतम 3 वर्ष तक के कारावास से और जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। इसके अलावा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसका स्पष्टीकरण बताता है, इस धारा के प्रयोजन के लिए निजी कार्य के अंतर्गत ताकने का ऐसा कृत्य आता है जो किसी ऐसे स्थान में किया जाता है जिसके संबंध में परिस्थितियों के अधीन युक्त रूप से यह प्रत्याशा की जाती है मतलब ये समझा जाता है कि वहां एकांतता होगी, मतलब उसे और कोई नहीं देख पाएगा, जहां पीड़िता के जननांगों, नितंबों या वक्ष स्थलों को अभिदर्शित किया जाता है, यानी कि वो अपने प्राइवेट कृत्य में प्राइवेट जगह ऐसा करती है जहां कि उसे ये आशा है कि यहाँ कोई व्यक्ति उसे देख नहीं रहा है या जहां उसे केवल अधो वस्त्र से ढका जाता हो। इस संबंध में इसके बाद
पीछा करना। सेक्शन 78 बात करता है पीछा करने से संबंधित। ऐसा कोई पुरुष किसी महिला का उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद, यानी कि उस महिला के द्वारा स्पष्ट रूप से मना कर देने के बावजूद अगर बार बार कोई उसका पीछा करेगा, स्पर्श करेगा या स्पर्श करने का प्रयत्न करेगा, या महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हो, उसको जो है मॉनिटर करेगा, पीछा करने के अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा ऐसा कोई अपराध पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा यदि वह पुरुष ऐसा करता है, ये साबित कर देता है कि ऐसा कोई कार्य अपराध के निवारण का पता लगाने के प्रयोजन से किया गया हो। यानी कि अगर ये कोई अपराध के निवारण के प्रयोजन से अगर इसका कोई पीछा वगैरह किया जा रहा है तो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। या कोई राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण का पता लगाने के लिए इसको कोई दायित्व सौंपा गया हो, यानी कि कोई लोक सेवक हो जो ऐसा करने के लिए विधि द्वारा नियुक्त किया गया हो, यानी कि स्टेट द्वारा उसे इस अपराध के निवारण का पता लगाने के लिए उत्तरदायित्व सौंपा गया हो, या किसी विधि के अधीन कोई व्यक्ति विधि के अधीन कोई किसी शर्त या अपेक्षा का कोई पालन कर रहा हो, या किसी विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्तियुक्त रूप से और न्यायोचित हो। जो कोई पीछा करने के आशय का अपराध कारित करता है तो प्रथम दोष सिद्धि पर वो 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर कन्विक्शन पर कारावास जो है वो 5 वर्ष तक का हो सकता है पीछा करने को लेकर, और जुर्माने से भी दंडित होगा। अंग विक्षेप शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित है, यानी जो कोई किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु किसी रूप में प्रदर्शित करता है जिससे उसका आशय हो उस महिला को सुनाए, वो ध्वनि सुनी जाए, और या वो महिला देखे जिससे उसकी एकांतता भंग हो, वो साधारण कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये थे धारा 63 से लेकर 79 तक जो महिलाओं लैंगिक अपराधों के संबंध में इनका प्रावधान किया गया था। 63 से लेकर 79 तक 63 से लेकर 79 तक लैंगिक अपराधों के संबंध में जो है प्रावधान किया गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में और क्रिमिनल की वकालत में तो बहुत ही इनका उपयोग होता है, यानी कि ये प्रयोग में आते हैं। इसके बाद आते हैं विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में। सबसे पहले विवाह के से संबंधित अपराधों के विषय में धारा 80 है। ये पूर्व में आईपीसी में धारा 304 बी हुआ करती थी। 304 बी में इसका प्रावधान आईपीसी में था। धारा 80 जहां किसी महिला की मृत्यु किसी दाह यानी कि जलाने से या शारीरिक क्षति किसी इंजरी बॉडली इंजरी के द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है। सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा मतलब वो अपनी प्राकृतिक मृत्यु के अन्यथा अगर मृत्यु होती है, प्राकृतिक मृत्यु से अन्यथा उसकी मृत्यु होती है, तो यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व, और अगर उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति द्वारा
या उसके किसी नातेदार द्वारा किसी दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की गई हो। क्रूरल्टी में जो है शारीरिक और मानसिक क्रूरल्टी भी शामिल है, उसे तंग किया गया हो दहेजात के लिए, वहां ऐसी मृत्यु को जो है दहेज मृत्यु यानी कि ड्राउरी डेथ कहा जाएगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। ये कब हो, इसके जो पॉइंट्स हैं वो 7 वर्ष के भीतर होना चाहिए विवाह के, और सामान्य परिस्थितियों के अलावा यानी कि नेचुरल डेथ के अलावा होनी चाहिए, और उसका जो सर्कमस्टल एविडेंस होना चाहिए यानी कि मृत्यु से पूर्व उसके पति द्वारा या पति के किसी रिश्तेदार के द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया हो, उसके साथ क्रूरल्टी की गई हो, तो ऐसा माना जाएगा कि उसके पति या नातेदार के द्वारा उसकी मृत्यु कारित की गई है। दहेज का अर्थ दहेज अधिनियम में जो दिया है वो लगाया जाएगा। इसके संबंध में जो कोई भी दहेज मृत्यु कारित करेगा वो 7 वर्ष उसकी जो कारावास होगा न्यूनतम 7 वर्ष तक का और आजीवन तक हो सकता है। न्यूनतम 7 वर्ष और आजीवन तक हो सकता है। इसके बाद सेक्शन 81 कहता है प्रत्येक पुरुष किसी महिला को जो विधि पूर्वक उससे विवाहित न हो प्रवंचना से ये विश्वास कारित कराता है कि वह विधि पूर्वक उससे विवाहित है और इस विश्वास में उस महिला से अपने साथ सहभाग या मैथुन करता है यानी कि संभोग करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। यानी कि विधि पूर्व जो महिला है उसको ये विश्वास दिलाता है कि वह उस महिला से विधि पूर्वक विवाहित है और उस विश्वास में उस महिला के साथ सहवास करता है, संभोग करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। इसके बाद आता है सेक्शन 82 कहता है कि जो कोई पति या पत्नी के जीवित रहते हुए ऐसी दशा में विवाह करता है जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से इसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। मतलब अगर कोई पति या पत्नी जीवन काल में पुनः विवाह कर लेते हैं यानी कि एक वैध विवाह के होते हुए दूसरा विवाह करते हैं तो उसे बाइगेमी यानी कि द्वि विवाह का अपराध माना जाएगा और ऐसा व्यक्ति यानी कि पति या पत्नी 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किए जाएंगे। इसका अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद यह है कि अगर ऐसा पति पत्नी के द्वारा सक्षम न्यायालय से विवाह को या तो शून्य घोषित करा लिया हो तब ऐसा नहीं होगा, या जो है 7 वर्ष तक निरंतर दूर रहे हों यानी कि एक दूसरे का पता न चल सका हो, या उस समय के भीतर ऐसे व्यक्ति द्वारा ये नहीं सुना गया है कि वो जीवित हैं, या जो है विवाह विच्छेद करा लिया गया हो। जो कोई अपने पूर्व विवाह के तथ्य को छिपाकर उस व्यक्ति को छिपाकर जिससे पश्चातवर्ती विवाह करता है वो धारा 1 के अधीन अपराध करता है, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से केवल 10 वर्ष तक की हो सकती। अगर व्यक्ति जो है अपने पश्चातवर्ती विवाह यानी पूर्व विवाह को छिपा करके विवाह करता है तो वो 10 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 83। विधिपूर्ण विवाह के बिना कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना, यानी जो कोई बेईमानी से
या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म जानते हुए, ये जानते हुए पूरा करता है कि उसके द्वारा विधि पूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। इसका मतलब है विधिपूर्ण विवाह के बिना, जैसे हिंदू धर्म में एक पूर्ण विवाह और वैध विवाह तब माना जाता है जब वर और वधु अग्नि को साक्षी मानकर जब तक 7 फेरे पूर्ण नहीं कर लेते, हिंदू विवाह में इसे एक वैध विवाह नहीं माना जा सकता है। अगर ये विवाह कर्म पूरा न हो या बेईमानी या कपटपूर्ण आशय से ये सब जानते हुए अगर विवाह कर्म पूरा नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति धारा 83 के अधीन दंडनीय होगा। के बाद धारा 84, यानी कि विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना। जो कोई व्यक्ति किसी महिला को किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वो जानता भी है या विश्वास करने का कारण रखता है, इस आशय से ले जाता है या फुसलाकर ले जाता है, यानी बहला फुसलाकर ले जाता है कि उसके साथ अनुचित संभोग करे। अगर वो ऐसी महिला को छिपाता है तो वो 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडित होगा। इसके बाद है सेक्शन 85, बहुत इंपॉर्टेंट है। पारिवारिक विवादों में इसका बहुत बड़ा योगदान है, योगदान ही कहा जाएगा। पूर्व में आईपीसी में ये हुआ करती थी 498 ए, 498 ए। अब बीएनएस में इसे धारा 85 में रखा गया है। जो कोई किसी महिला का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी महिला के प्रति क्रूरता करेगा, वो कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। अब क्रूरता का मतलब है जो धारा 86 में दिया गया, क्रूरता की परिभाषा, जानबूझकर किया गया ऐसा कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य की, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, गंभीर क्षति कारित करने का खतरा है, कारित करने की संभावना है। किसी महिला को तंग करना या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग को पूरा करने के लिए प्रपीड़ित करना, दहेज की मांग को लेकर शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना भी इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद है सेक्शन 87, इसका भी बहुत योगदान है। जब विवाह आदि करने को विवश करने के लिए किसी महिला का व्यभिचार करना, अपहरण करना या उत्प्रेरित करना, यानी कि विवाह आदि करने के लिए किसी महिला को जो है बहला फुसलाकर ले जाना, इस धारा के संबंध में आता है, जो पूर्व आईपीसी में जो है 363 थी, 363 से है। जो कोई किसी महिला का व्यभिचार, अपहरण, उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए, उस महिला को विवश करने के आशय से या वो विवश की जाएगी यह जानते हुए ये या अनुचित संभोग करने के लिए उस महिला को विवश या विलुप्त करने के लिए वह महिला अनुचित संभोग करने के लिए विवश हो जाएगी, ये जानते हुए करता है, वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, इसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
और जो कोई किसी महिला को किसी अन्य व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए विवश करने के लिए अगर ऐसा करता है या आपराधिक अविश्वास द्वारा अगर ऐसा करता है तो भी वो भी 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 88 गर्भपात के विषय में। गर्भपात के विषय में, अबॉर्शन के विषय में, जो कोई गर्भवती महिला का स्वेच्छा गर्भपात कारित करता है यदि ऐसा गर्भपात उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक न किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि अगर इस तरह से उनको छूट दी गई है, जो महिला का जीवन बचाने के आशय से अगर अबॉर्शन कराते हैं तो उनको छूट दी गई है, अन्यथा ऐसा व्यक्ति 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसके बाद है 89 महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना, यानी कि उसकी सहमति के बिना अगर ऐसा हो तो धारा 88 के अधीन अपराध करता है। जो सहमति के बिना हो तो वह न्यूनतम 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 90 जो है बताती है गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा मृत्यु कारित करना। अगर गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिससे उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। और अगर ऐसा कार्य उसकी सम्मति के बिना किया जाता है तो वो आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। अपराध के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो जानता हो कि उसकी मृत्यु संभव है। 91 जो पूर्व में 315 आईपीसी में थी, 315 आईपीसी में थी। जो कोई किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करता है कि उस शिशु का जीवित पैदा होना उसके द्वारा रोका जाए या जन्म के पश्चात उसके द्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाए, ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकता है या उसके जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देता है, यदि वो कार्य माता के जीवन काल को बचाने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक नहीं किया गया है तो वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 14 में था, 315 में ये आएगा। सेक्शन 92 कहता है कि जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करता है यदि वह उसके द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होता और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अज्ञात शिशु की मृत्यु कारित करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसके बाद आता है सेक्शन 93 शिशु के विरुद्ध यानी कि बालकों के विरुद्ध अपराध के विषय में। धारा 93 कहता है कि शिशु के माता पिता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को आरक्षित डाल देना और परित्याग करना। यानी कि
कोई भी व्यक्ति जो 12 वर्ष से कम आयु का कोई बालक है, उसके माता पिता या उसका कोई ऐसा जो उसकी देखरेख करता हो, शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से उसे किसी स्थान में छोड़ देता है, तो वह ऐसा व्यक्ति जो है 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और इसका स्पष्टीकरण में यह साफ कर दिया गया है, यदि शिशु आरक्षित डाल दिए जाने के परिणाम स्वरूप मर जाए तो यथास्थिति हत्या या आपराधिक मनोवध के लिए अपराधी का विचारण निवारित करना इस धारा के लिए आशयित नहीं है। मतलब यह आशय नहीं है कि वैसा व्यक्ति जो है हत्या या आपराधिक मनोवध के लिए उसका विचारण किया जाए। उसके बाद है मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म को छिपाना। जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को, किसी कोई बालक है और वो उसकी मृत्यु हो गई है, उसके मृत शरीर को जो है गाड़कर या अन्यथा अन्य किसी प्रकार से ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म के पूर्व या बाद में हुई हो, ऐसे जन्म को छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, वह 2 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके बाद है सेक्शन 95, अपराध कारित करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। जो कोई किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी शिशु को यानी किसी बालक को जो है भाड़े पर, किराए पर लेता है, नियोजित करता है या नियुक्त करता है, तो वो किसी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि अपराध कारित किया जाता है तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से भी दंडनीय होगा, मानो ऐसा अपराध उस व्यक्ति ने स्वयं किया हो। इसके बाद सेक्शन 96, जो कोई किसी शिशु को अन्य व्यक्ति से अनुचित संभोग, किसी बालक को अन्य व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए विवश करने के आशय से उसको विवश किया करेगा या ये जानते हुए कि ऐसे शिशु को किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वो 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 97, जो कोई 10 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु का इस आशय से व्यपहरण या अपहरण करता है कि ऐसे शिशु के शरीर पर कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले ले, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से इसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। इस धारा का मतलब यह है कि अगर जैसे मान लिया कोई 10 वर्ष की एक बच्ची है और वो सोने की लर पहने हुए है और खा नामक व्यक्ति जो है उस लर को निकालने के आशय से, बेईमानी से निकालने के आशय से उसके शरीर से ले लेता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है धारा 97 के तहत अपराधी होगा और इसे 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। सेक्शन 98 है वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन से शिशु का बेचना। वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, जो कोई किसी शिशु को इस आशय से कि ऐसा शिशु किसी भी आयु में वेश्यावृत्ति यानी प्रोस्टिट्यूशन या किसी व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध और दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया जाए या उपयोग किया जाए, ये संभाव्य जानते हुए ऐसा शिशु किसी भी आयु में, यानी कि आयु से उसका मतलब नहीं है, किसी ऐसे प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग में किया जाएगा, बेचता है, भाड़े पर देता है या अन्यथा वैनित करता है, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से इसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा।
उसके बाद सेक्शन 99 है वेश्यावृत्ति यानी प्रोस्टिट्यूशन के लिए शिशुओं के खरीदने आदि के संबंध में जो है, जो खरीदेगा उसके दंड के बारे में किया गया है। ऐसा व्यक्ति जो कोई खरीदेगा या कोई भाड़े पर लेगा या अन्यथा कब्जा उसके कब्जे में मिलेगा तो ऐसा व्यक्ति 14 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। ये थे महिलाओं और बालकों से संबंधित अपराध के विषय में, जो सेक्शन 63 से लेकर 99 तक 63 से लेकर 99 तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें से संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनसे वकालत में भी इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान। पारिवारिक मुकदमों में धारा 85 से संबंधित हैं। बहुत सारे ज्यादातर मुकदमे इस समय अदालतों में पारिवारिक मामलों से संबंधित है, यानी धारा 85 से संबंधित है। इस चैप्टर को हमने समझाने का प्रयास किया है। इससे संबंधित कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसे पूछें। आप कमेंट करें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे और आपका समाधान करेंगे, चाहे वो वकालत के क्षेत्र में हो या परीक्षा से संबंधित। थैंक यू सो मच। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे YouTube चैनल सम्राट लीगल एसोसिएट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।